Good morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 10, Colonialism and the Countryside Exploring. Today's our topic is a revolt in the countryside, the Bombay Taken. तो इस चैप्टर में क्या है, इससे पहले क्या है, हम राजमहल की पहाड़ियों के अंदर, संथाल के अंदर जो सिचुएशंस घटी थी उसके बारे में पढ़ चुके हैं, जो मेनली बिलोंग करती थी बंगाल को लेकर के या बंगाल के आसपास के एरिया को लेकर के, जो उस समय सबसे पहला कंट्रोल किया था ब्रिटिशर को हुआ था। उसके बाद हम चलते हैं वेस्ट इंडिया की तरफ। वेस्ट इंडिया के अंदर भी क्या है, ऐसे काफ़ी रिवोल्ट्स हुए थे, छोटे छोटे रिवोल्ट्स हुए थे हम कह सकते हैं। इसी दौरान 1857 की जिसके बारे में, रेवोल्यूशन के बारे में भी आप आगे पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 11 में। तो उसके अलावा भी क्या है, उसके बाद में और उसके पहले भी काफ़ी इस तरह के स्ट्रगल हुए, काफ़ी ऐसे रिवोल्ट हुए जिन्होंने फार्मर्स जो थे, जो रेत थे, जिस तरह से संथाल और राजमहल की पहाड़ियों में पहाड़ी लोगों ने किया था, वैसे ही वो भी ब्रिटिशर के खिलाफ, साहूकारों के खिलाफ, मनी लैंडर्स के खिलाफ, इन सब के अगेंस्ट जा रहे थे, उनके खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। तो उनमें से एक ऐसा ही विद्रोह क्या है, डेक्कन का रिवोल्ट भी है, जो 1857 में हुआ। तो इसी को लेकर के आपका ये टॉपिक बनाया गया, टॉपिक नंबर 3, ए रिवोल्ट इन द कंट्री साइड द बॉम्बे डेक्कन। तो बॉम्बे, अगर पुराने टाइम की बात करें तो उस समय जो बॉम्बे प्रेजेंसी थी उसमें महाराष्ट्र का एरिया है, गुजरात का एरिया, ये वाला कंप्लीट था, और जो डेक्कन का एरिया है, प्लेटू ऑफ डेक्कन के आसपास का एरिया, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व था। तो इस तरह से क्या है, इसके अंदर क्या है हम पढ़ेंगे। तो इसको क्या है 6 पॉइंट्स में क्या डिफाइन किया गया है। तो आज हम क्या है फर्स्ट 3 पॉइंट्स करते हैं। तो पहला है इसके अंदर अकाउंट बुक आर बर्न्ड, यानी कि लेखा बही खाते जो है उनको जलाना। आपने देखा होगा कि मनी लैंडर्स वगैरह आज के टाइम में भी देखते हो बही वगैरह रखते हैं। आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, लेकिन फिर भी एक कॉपी वगैरह, बुक वगैरह रखते हैं जिसमें मुनि वगैरह कुछ राइट करता है, उनको बही खाते बोला जाता है। तो अकाउंट बुक उनको, यानी अकाउंट बुक बोला जाता है। तो उनको जलाना, यानी उनको जलाया गया। ये एक रिवोल्ट का क्या है, उस समय का क्रेज बन चुका था कि किसी भी मनी लैंडर के पास जाओ, उसकी पिटाई वगैरह किया गया, करनी जो भी है, उसका ग्रेन्स वगैरह लूट लिया जाता था, और इनको बही खाते वगैरह जो उनकी अकाउंट बुक होती थी उनको जला दिया जाता था। तो इसीलिए क्या है टॉपिक है अकाउंट बुक आर बर्न्ड। तो ये जो कहानी है, ये जो रिवोल्ट है, उसकी सिचुएशन जो बताई गई है पूना, जिसको आजकल पुणे भी कहा जाता है, उसके एक विलेज है सुपा के आसपास की है। तो ये 1857 की है, मई के मंथ की 12 मई 1875 को क्या है ये स्टार्ट माना जाता है। तो वहाँ पर एक विलेज है पुणे के अंदर सुपा। सुपा क्या था, कॉमर्शियल सेंटर था, यानी काफ़ी ट्रेडर्स वहाँ पर रहते थे, मनी लैंडर्स वहाँ पर रहते थे। लोग वहाँ पर क्या है कॉमर्शियल इश्यूज़ को लेकर के, यानी कि लेन देन का काम, यानी ट्रेड का काम वहाँ पर ज़्यादा होता था। तो सुपा काफ़ी था। तो सुपा के अंदर क्या हुआ, काफ़ी रियोट्स किसको कहा जाता है, रियोट्स फार्मर को कहा जाता है। तो 12 मई 1875 को क्या है, कुछ रियोट्स यानी फार्मर्स इकट्ठे होते हैं, ठीक है। तो वो फार्मर किसके पास जाते हैं, मनी लेंडर या साहूकार के पास जाते हैं। उस साहूकार को क्या है बही खाते वगैरह मांगते हैं कि आप अपने बॉन्ड्स वगैरह है, जो अकाउंट बुक्स वगैरह है, वो हमें दिखाइए। जब उनको मना किया जाता है तो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। अटैक करके क्या है, वो उन बही खातों को और उन बॉन्ड्स को क्या करते थे, जला देते हैं। उनकी जो शॉप वगैरह थी उनको लूट लिया जाता है, जो ग्रेन्स वगैरह है वहाँ से उठा लिया जाता है। यानी ये सिचुएशन वहाँ से शुरू होती है, और जैसे कि ये सिचुएशन होती है धीरे धीरे काफ़ी इफेक्टेड हो जाता है। कहा जाता है कि कुछ ही टाइम पीरियड के बाद यानी कि ये पुणे से अहमदनगर तक फैल जाता है 4 या 5 डेज के अंदर ही, ओनली पुणे से अहमदनगर, और फिर अहमदनगर से भी आगे तो 6500 किलोमीटर एरिया क्या है इससे इफेक्टेड होता है। तो आपकी बुक में एक बीच में टॉपिक भी लिखा है जिसमें वहाँ के मैजिस्ट्रेट जो है, कलेक्टर वगैरह, पुलिस वगैरह को क्या रिपोर्ट करते हैं, उसमें बताते हैं कि जो 12 से लेकर के 14 मई 1875 के बीच में क्या है काफ़ी अटैक हुए, जिसमें 25,000 का नुकसान वगैरह बताते हैं। उसमें कहा जाता है कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, 2000 के आसपास का चोरी का जो सामान वगैरह है वो भी पकड़ लिया गया। तो इस तरह की बातें बताते हैं। कहने का कि अंग्रेज ऑफिसर्स द्वारा इनको दबाने की कोशिश की जाती है। तो उसमें 30 विलेज के आसपास इफेक्टेड होते हैं। अब क्या, जैसे ये सिचुएशन होती है तो अंग्रेज़ों को लगा कि जिस तरह से 1857 की मेनली नॉर्थन अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पर जो ये रिवोल्यूशन हुई थी, क्रांति हुई थी, उसी तरह की क्रांति
1875 के अंदर दोबारा ना हो जाए। उस तरह का गदर का दृश्य उनकी आंखों के सामने आ जाता है। तो इसलिए वो स्टार्टिंग से ही इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी जगह मिलिट्री बुला ली जाती है। सिटी के अंदर जल्दी ही क्या है सिचुएशन को हैंडल कर दिया जाता है, लेकिन जो कंट्री साइड है, देहात वगैरह है, गाँव वगैरह है, उनके अंदर क्या है इसको कंट्रोल करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो धीरे धीरे इसको ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन इसमें काफ़ी लोगों को 95 के आसपास यानी पुणे का जो सुपर विलेज है वहाँ से लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई जाती है। रिपोर्ट क्यों बनाई जाती है? क्योंकि अंग्रेज चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि उनके द्वारा जो सेटलमेंट स्टार्ट की गई है वही इसका एक रीजन हो। तो इस रिपोर्ट के बारे में अलग से भी टॉपिक आएगा। दंगा आयोग जो रिपोर्ट थी, कमीशन जो बनाया गया था, उसके द्वारा ये रिपोर्ट दी गई थी। तो वहाँ पर क्या है 6 जून 1876 को क्या है नेटिव ओपिनियन नाम का एक न्यूज़पेपर होता है और वो इसके बारे में मतलब एक प्रिंट करता है। वो बताता है कि किस तरह से क्या है गांव में जो रियोत सा फार्मर्स थे उनका एक झुंड क्या है गांव के बाहर खड़ा हो जाता था, और दूसरा जो झुंड क्या है मनी लेंडर्स के ऊपर अटैक वगैरह के लिए, ये कह सकते हैं कि उनकी बुक्स वगैरह जलाने के लिए चला जाता है। जो बाहर खड़ा था वो एक तरह से एक मैसेंजर के रूप में काम करता है। अगर बाहर से कोई ऑफिसर है या पुलिस वगैरह आती तो वो उनके पास मैसेज भी पहुंचा दिया जाता और वो वहाँ से भाग जाते थे। तो इस तरह से क्या है नेटिव ओपिनियन न्यूज़पेपर में इनके बारे में बताया गया। तो ये आपका पहला टॉपिक था कि अकाउंट बुक को कैसे जलाया जाता है। अब इसका दूसरा रीजन माना गया है ए न्यू रेवेन्यू सिस्टम, कि उसी समय क्या है एक रेवेन्यू सिस्टम भी सेटअप किया गया था अंग्रेजों को। बाकी अंग्रेजों ने के द्वारा कहा गया है कि इस सिस्टम से कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था, बल्कि साहूकारों से या मनी लेंडर से लोग ज़्यादा परेशान थे। तो वो रेवेन्यू सिस्टम कहा था जिसको रेतवाड़ी भी कहते हैं। आपने बंगाल वाले में सुना होगा परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट बंगाल के अंदर क्या सेटअप किया गया था 1793 के अंदर, और 18 से लेकर के 20 तक 1818 से 20 के आसपास, इसकी कोई फिक्स डेट तो नहीं है। रेतवाड़ी सिस्टम को क्या है सेटलमेंट को क्या है मुंबई के अंदर सेटअप किया जाता है, लेकिन पूरे में नहीं। कहीं पर कहा गया है 1833 के अंदर विलियम बेंटिक के द्वारा इसको पूरे एरिया के अंदर किया गया था, लेकिन यहाँ पर ये न्यू नहीं था। इससे पहले भी 1792 के अंदर क्या है इसको मद्रास प्रेसिडेंसी के कुछ एरिया के अंदर भी सेट करने की कोशिश की गई थी, तो रेतवाड़ी सिस्टम को। तो क्यों किया गया था? इसका पहला कारण था 1810 के अंदर क्या हो गया था एग्री के कल्चर के जो प्राइस थे, यानी जो फसलें होती थी उनके प्राइस लगातार इंक्रीज होने लगे थे, मार्केट के अंदर बढ़ते जा रहे थे। अब प्राइस बढ़ेगा तो बेनिफिट तो बढ़ेगा, लेकिन क्या थे अंग्रेजों की जो परमानेंट सेटलमेंट थी उनके अकॉर्डिंग अगर प्राइस बढ़ता है तो भी वही टैक्स या रिवेन्यू किसको जमींदार को क्या देना था अंग्रेजों को देना था। तो इसलिए जो एक्स्ट्रा गैप आ रहा था यानी जो बेनिफिट हो रहा था बचत हो रही थी सेविंग, वो उसका जो बेनिफिट सिर्फ जमींदारों को मिल रहा था अंग्रेजों को नहीं मिल रहा था। इसलिए क्या है अंग्रेज उसको या ब्रिटिशर उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते थे जमींदारों को। तो इसके लिए उन्होंने बंगाल के बाहर कहीं पर भी क्या है परमानेंट सेटलमेंट को सेट नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या है 1810 के बाद क्या है एक नई सेटलमेंट बनाने की कोशिश की, यानी एक ऐसा सिस्टम सेट करने की कोशिश की जिससे क्या कर सके वो अपनी इनकम को लगातार बढ़ा सके। तो पहला कारण ये था रैतवाड़ी सिस्टम को लागू करने का। दूसरा है 1820 के आसपास इंग्लैंड के डेविड रिचार्डो एक इकोनॉमिस्ट थे। तो उस समय 1810 से लेकर के 20 तक का जो दशक था उसके अंदर क्या है यूनिवर्सिटी वगैरह थी या कॉलेजेस वगैरह थे, जो पीजी कॉलेजेस वगैरह थे, उनके अंदर क्या है जो व्यूज़ पढ़ाए जाते थे वो इनके पढ़ाए जा रहे थे, उनकी बुक्स पढ़ाई जा रही थी। तो अगर हम किसी की बुक ज़्यादा पढ़ते हैं तो उसी से इफेक्टेड होते हैं। अगर मान लीजिए कम्युनिस्ट के ऊपर ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो वो हमें बेटर लगेगा, अगर हम कैपिटलिज्म के ऊपर पढ़ रहे हैं तो वो बेटर लगेगा। तो इसीलिए ये इकोनॉमिक्स की बुक्स वगैरह पढ़ाई जाती थी, और ये क्या परमानेंट सेटलमेंट के फेवर में नहीं थे। ये क्या थे एक इस तरह की सेटलमेंट चाहते थे जिनसे जो बेनिफिट है लगातार कंटिन्यूस होता रहे। इन्होंने कहा था, तो इसके कारण क्या है इनसे काफ़ी ब्रिटिशर क्या थे अफेक्टेड थे। इन्होंने कहा था कि एक एवरेज रेंट होता है, कोई भी एग्रीकल्चर होती है उसके ऊपर एक लागत होती है, एवरेज लागत होती है कि हर साल लगभग उससे थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, उससे थोड़ा भी कम लगता है, एवरेज लागत होती है। वहाँ तक क्या है कोई रेंट बचत नहीं निकलती है फार्मर्स को। उसके ऊपर जो सरप्लस होता है, जो भी सरप्लस उसके ऊपर मान लीजिए कि 150 की उसने पूरी ग्रेन्स फसल बेची है, खर्चा उसके ऊपर 100 रुपीज़ का हुआ है, तो ये एवरेज रेंट 100 रुपीज़ है, 50 रुपीज़ क्या है उनका सरप्लस है। तो उस सरप्लस के ऊपर टैक्स लगना चाहिए। अगर वो टैक्स नहीं लगेगा
तो जो लैंड ओनर्स है वो एक तरह के रेंटियर बन जाएंगे, सिर्फ किरायाजीवी बन जाएंगे। जैसा कि परमानेंट सेटलमेंट में हुआ था, वो सिर्फ एक तरह का रेंट ही प्रोवाइड करेंगे, कोई बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करेंगे, यानी जो उनके लिए फिक्स कर दिया गया। इसलिए यहाँ पर क्या है 1818 से लेकर के 20 तक कुछ एरियाज के अंदर रैयतवाड़ी सिस्टम को स्टार्ट किया गया। रैयतवाड़ी यानी रैयत का मीन्स होता है किसान, ठीक है, तो यानी एक ऐसा सिस्टम जो सीधा डायरेक्ट किसानों से जुड़ा हुआ था, जिसमें किसानों को क्या है अपनी फसल का एक पार्ट या एक बड़ा हिस्सा या पैसे जो भी थे उनको क्या है गवर्नमेंट को सीधा डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना था। अब इसमें कोई बिचौलिए के रूप में जमींदार वगैरह नहीं थे, ना ही कोई मनी लैंडर्स वगैरह थे, डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना होता था। उनकी तरफ से एक डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर होता था और वो कलेक्टर उनसे क्या करेगा, उस रिवेन्यू को कलेक्ट करेगा। और कहा गया कि 30 साल बाद दोबारा से सर्वे किया जाएगा। अगर एग्रीकल्चर क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती चली जाती है या प्राइस बढ़ते हैं, तो उसके हिसाब से क्या है इनको और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो इस तरह से क्या है रैयतवाड़ी सिस्टम को क्या किया गया, सेटअप किया गया, सीधा डायरेक्ट किसानों से सेटअप किया गया। स्टार्टिंग में लोगों को भी इसका बेनिफिशियल लगा था, क्योंकि 1810 में प्राइस इंक्रीज होते जा रहे थे, लेकिन साथ में ब्रिटिशर गवर्नमेंट के द्वारा जो रेवेन्यू का रेट तैयार किया गया था वो भी काफ़ी हाईली था, वो भी बहुत ज़्यादा था। तो स्टार्टिंग में वो इसको पे कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही डिक्रीज होते जाते हैं प्राइस, उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो ये रैयतवाड़ी सिस्टम था। इसके साथ ही एक और आती है महलवाड़ी। महलवाड़ी सिस्टम भी आता है। महलवाड़ी सिस्टम भी 1820 के आसपास ही क्या सेटअप हुआ है, लेकिन उसका आपकी बुक में कहीं कोई जिक्र नहीं है। महलवाड़ी क्या होता है, नॉर्थ इंडिया, पंजाब का जो एरिया है, राजस्थान का या हरियाणा का जो एरिया है आज का, नॉर्थ का इंडिया, उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर महलवाड़ी सिस्टम सेटअप किया गया था। महल का मतलब होता है विलेज, एक गाँव, जिसमें पूरे गांव को क्या है एवरेज के रूप में क्या है रेंट देना पड़ता था, इकट्ठा या टैक्स या रिवेन्यू देना पड़ता था, पूरे गांव के ऊपर लगा दिया जाता था, जिसमें एक गांव का एक ही जमींदार को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या सरपंच या मुखिया को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती थी और पूरे गांव उसको कलेक्ट करके देता था। ये महलवाड़ी सिस्टम क्या है नॉर्थ इंडिया में हुआ था। तो इस चैप्टर में कहीं पर भी नॉर्थ इंडिया का जिक्र नहीं है, इसमें हम सिर्फ ईस्ट और वेस्ट इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इस सेटलमेंट के बारे में कहीं पर भी नहीं बताया गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट के अंदर, रिवेन्यू की डिमांड होती है। अब यहाँ पर रिवेन्यू तो लगा दिया गया, किसके द्वारा, रैयतवाड़ी सिस्टम के द्वारा। अब इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जाएगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में हाईली रेट लगा दिए। इसके लिए पीसेंट्स को क्या लेना पड़ेगा, डेप्थ लेना पड़ेगा। तो अगला टॉपिक है हमारा रेवेन्यू डिमांड एंड द पीसेंट डेप्थ, यानी कि किसकी डिमांड, किसकी मांग, कर की मांग या राजस्व, जिसको आप हिंदी में बोलते हो, राजस्व की मांग और किसानों का ऋण। तो फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट 1820 के आसपास वहां पर सेट हो जाती है और इसके अंदर रेवेन्यू की रेट काफ़ी हाई होती है, जिसके कारण क्या है जो रैयत से यानी जो किसान थे वो उसको पे करने में मुश्किल उनको आती जा रही थी। दूसरा क्या है, स्टार्टिंग में तो वो पे कर रहे थे, क्योंकि 1810 में क्या है एग्रीकल्चर के प्राइस इंक्रीज हुए, उसके बाद वो स्टेबल रहते हैं। लेकिन 32 में प्राइस क्या है लगातार डिक्रीज होते चले जाते हैं। उनकी जो फसलें थी उनके दाम जो है, मूल्य जो मिलना चाहिए उनको, वो नहीं मिल पाती, वो प्राइस उनको क्या है नहीं मिल पाता। दूसरा कारण होता है 32 से लेकर के 34 तक क्या है काफ़ी बड़े एरिया के अंदर किस तरह होता है डिवेस्टेड बाय फेमाइन, अकाल पड़ जाते हैं। उस अकाल के कारण कहा जाता है कि आधे लोगों की तो डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है वहाँ पर। 1/3 पार्ट जो था है या कहीं पर तो 2/3 पार्ट जो कैटल्स हैं उनको मार ही दिया जाता है। क्यों, क्योंकि उनके पास खाना खिलाने के लिए उनके खुद के पास नहीं था, तो एक तरह का फूड क्राइसिस आ जाता है। तो इस सिचुएशन में तो उनके पास क्या नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक तो हाईली रेट लगा दिया था, यानी बहुत ज़्यादा राजस्व लगा दिया था। दूसरा क्या होता था, कलेक्टर कलेक्ट करता था डिस्ट्रिक्ट का। अब पहले तो गाँव का मुखिया करता था, उसको सिचुएशन का पता होता था। कलेक्टर क्या है अपने ऑफिशियल को खुश करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा गाँव से क्या करना चाहता था, इस तरह का रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहता था। यानी किसी का माफ करना या इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं थी। अगर वो इसको पे नहीं कर पाते थे या पेएबल करने से मना कर देते थे तो पूरे गांव को पनिशमेंट दी जाती थी, पूरे गांव के ऊपर जुर्माना लगा दिया जाता था और वो जुर्माना उनको भरना पड़ता था, जिसके कारण काफ़ी संख्या में जो लोग थे वो क्या है इस तरह की जगह छोड़ करके क्या है दूसरी जगह चले जाते हैं। मेनली ऐसे एरिया जहाँ पर क्या है या तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है या बारिश बहुत कम होती थी, या जो लैंड क्या है फर्टिलाइजर नहीं थी, उस एरिया
एरिया के अंदर तो इस तरह की सिचुएशन और भी खराब हो चुकी थी। तो इस तरह से कहते हैं कि लोगों के ऊपर जो रेवेन्यू की डिमांड थी, लगातार मांग थी, वो बढ़ती जा रही थी, इंक्रीज होती जा रही थी। रेवेन्यू तो बढ़ता जा रहा था, लेकिन उनके जो सोर्सेज थे इनकम के, वो लगातार कम होते जा रहे थे। इन सब चीज़ों के कारण, चाहे वो ड्रॉट का रीजन हो, चाहे वो कलेक्टर के द्वारा फोर्सली क्या है पेमेंट करने का रीजन हो, डिग्री तरीके से करने का तरीका हो, या प्राइस का क्या है लगातार डिक्रीज होना हो, तो ये सारी चीज़ें, या बारिश वगैरह का कम होना, ये सारी चीज़ें क्या है, उनके कैटल्स वगैरह का बनना हो, तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही थी, डिमांड कर रही थी। अब इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए अब क्या है, जिंदा रहने की, फूड क्राइसिस तो हो चुका था, लेकिन जिंदा रहने के लिए उनके पास एक ही ऑप्शन बचा था, वो था क्या था, लोन। तो इसके लिए क्या, वो ऋण लेते थे, और वो भी हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर, काफ़ी ऊंची दरों के ऊपर रेट लेते थे। किससे? अपने गांव के मनी लैंडर्स से, या ट्रेडर्स वगैरह से, या साहूकार वगैरह जो भी होते थे, उनसे हाईली इंटरेस्ट के ऊपर। कई बार तो ये इंटरेस्ट क्या होता था, उनकी रकम, जितनी रकम उनसे ली जाती थी उससे भी ज़्यादा होता था। तो इस तरह से क्या है, उनसे हाईली इंटरेस्ट रेट के ऊपर लिए जाते। कई बार अपने ही पशुओं को बेच करके क्या है, उनसे ऋण लेकर के उनको किराए के रूप में क्या पैसे दिए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, उनसे क्या बॉन्ड लिखवा लिए जाते थे, और उन बॉन्ड के बदले क्या है, वो उस बॉन्ड में लिखा जाता था कि मैंने इतने रुपए क्या है, इतने साल के लिए क्या है उनसे लिए गए हैं, और उसका ये टैक्स से प्रोवाइड किया जाएगा। अगर वो नहीं करता है तो उनके कैटल वगैरह क्या है उसके हो जाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन हो चुकी थी। तो ये लोन भी लगातार क्या था, यानी कि ये जो डेब्ट है, कर जो है, ऋण जो है लगातार बढ़ता जा रहा था। ये ऋण ऐसा था, जिस किसी रियोज ने, किसी फार्मर ने ये डेब्ट एक बार ले लिया था, वो इसके चुंगल से बाहर नहीं निकल पा रहा था। यानी लगातार ये डेब्ट हाई इंटरेस्ट की वजह से लगातार बढ़ता जा रहा था। तो 1840 के आसपास क्या है, वहाँ के ऑफिसर्स को रियलाइज हुआ, जब काफ़ी बड़ी संख्या में लोग है विद्रोह करने लगे, या जगह छोड़ करके जाने लगे, जगह जगह छोटे मोटे विद्रोह लगे, तो उनको महसूस हुआ कि क्या है, जो तरीका अपनाया जा रहा है, रिगिडिटी तरीका अपनाया जा रहा है, इसको क्या है, थोड़ा सा क्या कर दिया जाना चाहिए, फ्लेक्सिबल किया जाना चाहिए। उनको सिर्फ रियलाइज हुआ, महसूस हुआ, ठीक है। इस वजह से क्या है, कुछ जगहों पर क्या है, जहां पर कलेक्टर वगैरह मतलब सेफ्टी रखते थे किसी तरह की, तो उन्होंने क्या है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर दी। इसके अलावा 85 में कुछ प्राइस भी इंक्रीज हुए, लेकिन अब भी उनकी सिचुएशन में, किनकी सिचुएशन में, पीसेंट्स की सिचुएशन में, रियर्स की सिचुएशन में कोई सुधार नहीं था, क्योंकि उनके कैटल्स मर चुके थे। उनको कैटल के लिए, लैंड के लिए, या लैंड को जोतने के लिए जो ऑक्सन वगैरह बैलों की जरूरत थी, उनके लिए, बीजों वगैरह के लिए किसकी जरूरत होती थी, लोन की जरूरत होती थी। और लोन क्या होगा, हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर मिलेगा, जिसके कारण उनका डेप्ट लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो ये इसके 3 पॉइंट थे। इसके आगे के जो पॉइंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।